स्टडी कर रहे हैं हमारे मैग्नेटिज्म को बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हमारे फिजिक्स के सब्जेक्ट में। मैग्नेटिज्म यूनिट हमने चालू किया है। अब तक हम लोगों ने 3 क्लास कर लिया है। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट के नियम का एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आज हम बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस के जो फ्लो है उसमें आगे बढ़ रहे हैं और ये भी आपके सिलेबस में एग्जैक्ट लिखा हुआ है। क्या है टॉपिक की धारावाही कुंडली या लूप जिसको बोलते हैं, धारावाही कुंडली के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो ये 2 भागों में है। एक आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है कि धारावाही कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा। इससे पहले जो आप पढ़े वो एक तार, सिंपल लंबे तार की वजह से कितना चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था उसके बारे में था। तो आइडिया ये है कि धीरे धीरे जो सोर्स हैं वो थोड़े से अलग रूप धारण करते जाएंगे। सबसे पहले आपने जो पढ़ा है वो सिंपल तार था। अब अगर एक तार को ही अगर हम एक इस तरह से जो डायग्राम में हमने यहाँ पे बनाया है उस तरह से लपेट के अगर आप एक कुंडली बनाते हैं, 2-4 राउंड की कुंडली, ये डायग्राम बना कैसे है जी? ठीक, बहुत परफेक्शन नहीं रहना है आपको डायग्राम को बनाने में, बहुत ईजी सा है। कुंडली कैसे बनाएंगे? देखिए ऐसे यहाँ से शुरू किए और ये हुआ है शुरू और ये ऐसे राउंड करते हुए ऐसे ये ऐसे निकला है। कहने का मतलब है कि जो कभी कभी इसका एग्जांपल मैं कहूँ, आपकी जो घर में आप पानी गर्म करने का एक इमर्सन रॉड होता है, पानी गर्म करने का जो इमर्सन रॉड होता है उससे अगर आप देखें तो वो 2-4 राउंड की कुंडली, 2-4 राउंड की कुंडली, ये एक ही तार है, एक्चुअल में है ये एक ही तार। ऐसे गोल गोल, कई स्टूडेंट गलत डायग्राम बना के आ जाते हैं, वैसा नहीं है बेटा, है ना। ठीक, तो कुछ इस तरह से जब बहुत सारी कुंडलियाँ, देखिए बार बार इसको आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसा, तो ये कुछ इस तरीके से है। ठीक, इसको कहेंगे अपन धारावाही कुंडली। तो आज हमें इसके केंद्र पर, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड या उसकी इंटेंसिटी होती है ये फाइंड करना है इस धारा में, इस कुंडली में धारा प्रवाहित करने की वजह से। इसका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसके अक्ष पर है। ठीक, ये 2 भाग में बना है ना। आज हम पढ़ रहे हैं वो केंद्र पे है और नेक्स्ट जो रहेगा वो इसके अक्ष पे। अक्ष कौन सा होता है? जो इस तरह से कुंडली के केंद्र से होकर जो गुजरता है रेखा, उसको हम लोग उसका मुख्य अक्ष बोलते हैं। और यदि कोई पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो। तो आज तो हम सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं इस पे, हमारे टारगेट की ओर इसमें बढ़ते हैं कि ये इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा कैसे है जी, चित्रानुसार आर त्रिज्या, ठीक, चित्रानुसार यहाँ पर आर त्रिज्या, आर इसका रेडियस है इस कॉइल का, कि एक वृत्ताकार कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें कुंडली के केंद्र ओ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस कुंडली में एक छोटा अल्पांश ए बी, यहाँ पे देखिए ए से लेके बी ये लिया गया है, ये इसकी लंबाई कितनी ले ली है हम लोग, डी एल, है ना, दिख रहा है डायग्राम में। लेते हैं अल्पांश को बिंदु ओ से मिलाने वाली रेखा अल्पांश की लंबाई से थीटा बराबर 90 अंश का कोण बनाती है। केंद्र पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये मिलाने वाली रेखा इस छोटे खंड को जो त्रिज्या है वो दूरी, ये एंगल कितने अंश का बनता है बोल रहे जी, 90 अंश का, 90 डिग्री का। तो बहुत इजी है। तो बायो-सेवर्ट के नियम के अकॉर्डिंग इस कुंडली में प्रवाहित होने वाले धारा, इस कुंडली की वजह से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा? इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के, इस छोटे अल्पांश की लंबाई के, इसके बीच की दूरी के स्क्वायर के, और इनके अल्पांश को पॉइंट से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण के। तो साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे हमारा थीटा पहले से पता है कि 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे बन रहा है। ठीक, तो हमारा वही बायो-सेवर्ट का लॉ क्या हो जाएगा जी, dB = μ0/4 पाई इज अ कांस्टेंट आई डी एल साइन 90/r²। यहाँ पे जो साइन थीटा रहता है उसकी जगह हम क्या लेंगे, साइन 90। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म का यूज नहीं किए हैं ना, सिंपल फॉर्म का यूज किए हैं। ठीक, बायो-सेवर्ट के लॉ का। तो साइन 90 आपको पता है जी 1 होता है। तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या मिल गया, dB = μ0/4 पाई आई डी एल/r²। अब अगर इसको हम लोग पूरी कुंडली की लंबाई कितनी है उस पर अगर हम लोग निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करिए या सम करिए कि टोटल लेंथ कितना है, समराइज कर दीजिए। ठीक, ठीक, पूरी कुंडली का लेंथ कितना है ये अगर हमें निकालना है तो समेशन μ0/4 पाई I/r² समेशन dl, जो अल्पांश का टोटल लंबाई कितना है वो फाइंड करना है आपको। ठीक,
तो वो क्या होगा जी कि समेशन DL क्या होगा 2 पाई r, कुंडली की परिधि की लंबाई, की कुंडली की परिधि एक्चुअल में कितनी है, तो उसकी जो परिधि होगी वही उसकी एक्चुअल लेंथ होगा। तो वहां पे ले जाके उसी इक्वेशन में म्यू 4 पाई समेशन DL के जगह 2 पाई r I अपॉन r स्क्वायर, जो भी कैंसिल आउट होता है उससे काटने के बाद ये मिलेगा। अब यदि ये याद रखेंगे, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर हम लोग उसको इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर रहे हैं 0 से L के लेंथ में, है ना, तो फिर हमें उस तार की पूरी लंबाई मिल जाएगी इस कुंडली पे। यहाँ पे आते हैं जरा ना, ध्यान देंगे यहाँ पे कई चक्कर है ना, ये छोटे बड़े भी नहीं है, एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में एक राउंड के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, अगर ये तार ऐसा है कि एक राउंड के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ से 90 डिग्री के बेस पे ये कंसेप्ट सॉल्व कर रहे हैं, और ये आपका छोटा खंड है AB, ठीक। तो इसका पूरा लेंथ क्या होगा जी, एक चक्कर का पूरा लेंथ क्या होगा, अगर इसे रेडियस r है तो 2 पाई और r, ये कुंडली के केंद्र पे एक लेंथ। अब मैं बोलूं कि इसमें एक और चक्कर है सेम रेडियस का, फिर एक और चक्कर है सेम रेडियस का, एक और चक्कर है सेम रेडियस का, एक और चक्कर सेम रेडियस का, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, तो कितना फेरा लगा हुआ है, कितना टर्न्स लगा हुआ है, वो क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे जो परिधि का कंसेप्ट आया है ना, कि उसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, परिधि कितना होगा, उस कंसेप्ट को लिए हुए हैं, है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कि यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों नहीं हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मेन रिजल्ट की ओर। देखिए जरा क्या मिला यहाँ पे, तो भाई ये मिल गया ये इक्वेशन। तो क्या कह रहा है, यदि कुंडली के तार में फेरों की संख्या n है, n फेरे लगे हुए हैं, तो संपूर्ण कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को n से क्या कर दीजिए जी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये जो इक्वेशन निकल के आ रहा है यही हमारा कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुंडली के केंद्र पे म्यू 0.4 पाई 2 पाई NI अपॉन r वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैंने पहले भी कहा है कि आप यूनिट लास्ट में जो निकल के आता है एक्सप्रेशन उसमें जरूर लिखिए वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को क्या कहते हैं जी, टेस्ला, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। तो या तो टेस्ला लिखिए या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ तक है, ठीक। थोड़े से इसमें रिजल्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, देखिए क्या है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें, लास्ट वाली चीज़ें एक दो लाइन अगर आप अपने आंसर में लिखते हैं तो आपका आंसर बाकियों से अच्छा हो जाता है ना, और मार्क्स आपको फुल मिलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B की जो दिशा है वो कैसे काम करती है, कुंडली के अक्ष के अनुदिश होती है ना, अक्ष के अनुदिश होती है। कैसे, यदि प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा वामावर्त है, मतलब क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में है, तो उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर होगी, अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर होगी। और यदि धारा की दिशा दक्षिणावर्त है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो B की दिशा अक्ष के अनुदिश अंदर की ओर होगी। अभी अक्ष क्या बोल रहा है उसको डायग्राम से समझिए थोड़ा सा, फिर एक आपको पैरेलल अक्ष कौन होगा जी, ये वाला लाइन ना, ये इस केंद्र से जो गुजरेगा, स्क्रीन से बाहर आते हुए जो रेखा जाएगी ना, उसे अक्ष कहेंगे। मतलब अगर ये कुंडली है ऐसा मैं बनाऊं और ये ऐसा है, तो ये है अक्ष उसका ना, ऐसे, ठीक। तो ये चूंकि फ्रंट व्यू देख रहे हैं आप, इसका इस तरह से व्यू देख रहे हैं, इसलिए अक्ष वाला लाइन इस तरह से आपकी तरफ बाहर आता हुआ दिखाई देगा, वो रहेगा। तो अक्ष से अंदर और बाहर का क्या कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा समझिए, कि यदि आप चुंबकीय विद्युत धारा को इसमें क्लॉकवाइज फैला रहे हैं, क्लॉकवाइज मतलब ये देखिए धारा की दिशा ऐसी है, ये क्लॉकवाइज है ना, घड़ी की दिशा में है ऐसे, तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो यहाँ से बाहर की ओर काम करेगा, यहाँ से बाहर की ओर आपकी तरफ, इस पॉइंट O से 90 डिग्री में स्क्रीन से बाहर की ओर ऐसा काम करेगा, ठीक। अब इसका तो एग्जाम्पल नहीं बोलूँगा कि इसी का एग्जाम्पल है, लेकिन एक उदाहरण के लिए अगर मैं आपको मैं कहूँ कि जो सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन है, छत में जो पंखा लगा है आपका, उसमें भी कॉइल, वो ये उसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है ना, लेकिन चीज़ों को समझिएगा। उसमें भी अगर हम लोग करंट के फ्लो को आगे या पीछे करते हैं, तो जो फैन के घूमने का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, ठीक। उसमें कनेक्शन को अगर रिवर्स करते हैं तो क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में हमने रिजल्ट क्या लिखा है कि यदि हम लोग घड़ी की दिशा में धारा प्रवाहित करते हैं कॉइल में,
तो बी की दिशा अक्ष के अनुदिश बाहर की ओर होती है। बाहर की होती है कहने का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज। जो सीलिंग फैन आपके घर में होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये ठीक। आप नोटिस करिएगा वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है, मतलब उसमें धारा कैसा प्रवाहित हो रहा है, वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रहा है ना, घड़ी की दिशा में प्रवाहित हो रहा है। ये इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है ना, मैं केवल तुलना कर रहा हूँ। तो अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन हुआ, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ है जो रिप्रेजेंट करेगा। तो इस डायग्राम को अगर आप समझें कि अगर मैं इमेजिनिंग फॉर्म में यहाँ पर इस तरह से ब्लेड लगे हैं, मान लीजिए ऐसे ऐसे, और ये अगर एक सीलिंग फैन की तुल्य है, तो वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो व्युत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपके बाहर की ओर, अक्ष के बाहर की ओर है। मतलब जो हवा आपके ऊपर गिर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फैन घूम रहा है, और जो हवा, एयर जो आपके नीचे बैठे हुए हैं आप पंखे के नीचे, और जो हवा आपको पड़ रहा है वही चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसकी बल रेखाएं सीधे सीधे बाहर आ रही हैं, पंखे से सीधा नीचे, ठीक। अब यदि ये केवल एक तुलनात्मक उदाहरण है ना, एग्जैक्ट उदाहरण नहीं है। और यदि आपने धारा की दिशा को दक्षिणावर्त कर दिया, मतलब कुंडली में जो फैन का कनेक्शन है अगर किसी ने उसको रिवर्स कर दिया, तो उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। अंदर की ओर होगी मतलब फैन उल्टा घूमेगा, बोलते कब है कि हवा बाहर ना फेंक के अंदर फेंक रहा है, ठीक है। हवा जो है वो, इसका एग्जाम्पल क्या है जी, एग्जॉस्ट फैन। जो घरों में एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है वो अंदर की हवा को बाहर फेंकता है, मतलब पीछे फेंकता है ना, रिवर्स में काम करता है, उल्टा उल्टा घूमता है, इधर से कलेक्ट करके हवा को उधर फेंकता है। तो ये केवल एक तुलनात्मक एग्जाम्पल है, जो सीलिंग फैन से नीचे की ओर जो हवा आ रही है उससे तुल्य मान सकते हैं हम लोग मैग्नेटिक बल रेखाओं से या उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र से, कि जब हम लोगों ने एक डायरेक्शन में फ्लो कराया तो एक डायरेक्शन में आपको मिला। इसका एक डायग्राम यहाँ पे मैं कुंडली से उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपको रिफ्लेक्ट होगा स्क्रीन पे यहाँ पर। इसको नोटिस करिएगा कि इसमें किस तरह से उस चीज़ को कहा जा रहा है कि यदि एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड, उत्पन्न होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस दिशा में है, और जस्ट पलटेंगे तो वो जस्ट रिवर्स हो जाता है, ठीक। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एप्लीकेशन पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आ भी सकता है। सबसे अच्छी बात यह है क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे वेक्टर का यूज़ नहीं हुआ है, सीधा सीधा 90 डिग्री पे था, इसलिए सिंपल बायो-सेवर्ट लॉ के इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हम लोगों ने इसका जो फाइनल फार्मूला है ये प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो इसे भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, प्रैक्टिस करके रखिए, एग्जाम में आएगा। इतना ही लिखना है भाई, इतना लिखेंगे आपके पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलिए आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं कि इसी वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पे यदि कोई बिंदु पे हमें अगर चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है तो वो कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर कंसेप्ट को लेते हुए हम उसे ईजिली सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।